गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम लोग वर्ण विच्छेद पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आप पिछली कक्षाओं में, पिछले पाठों में आपने भाषा और व्याकरण के विषय में जाना। उसके बाद आप वर्ण के विषय में पढ़ चुके हैं कि वर्ण क्या होता है, वर्ण किसे कहते हैं। अब हम वर्ण विच्छेद पाठ के अंतर्गत वर्णों को अलग करने की विधि जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम पाठ की ओर चलते हैं। आपका पाठ है वर्ण विच्छेद। बच्चों, पहले तो आप पिछले पाठ में पढ़ चुके हैं, पिछले अभ्यास में आप पढ़ चुके हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। फिर भी एक बार मैं आपको उसके विषय में बताना चाहूँगी कि भाषा की मौखिक या लिखित सबसे छोटी ध्वनि जिसके खंड न किए जा सकें वर्ण कहलाती है। वर्ण की क्या विशेषताएं होती हैं? वर्ण को ध्वनि भी कहा जाता है। वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं और हर भाषा में वर्णों की संख्या समान नहीं होती है। ये थी वर्ण की विशेषताएं। बच्चों, आप वर्ण के विषय में समझे। आप जानते हैं कि विच्छेद शब्द का अर्थ होता है अलग अलग करना। तो यहाँ पे हम अध्ययन करने जा रहे हैं वर्ण विच्छेद। वर्णों के सार्थक मेल से शब्दों का निर्माण होता है। आप जानते हैं कि एक एक शब्द का निर्माण एक एक वर्णों को जोड़कर किया जाता है। जैसे अगर हम कमल शब्द का नाम ले रहे हैं तो उसमें आपके क, म, ल इन वर्णों को जोड़कर एक शब्द बना कमल। तो वर्णों के सार्थक मेल से शब्दों का निर्माण होता है। शब्दों के वर्णों को अलग अलग लिखने को ही वर्ण विच्छेद कहा जाता है। तो बच्चों, आप जानें कि विच्छेद शब्द का अर्थ होता है अलग अलग करना और वर्ण विच्छेद का अर्थ हुआ वर्णों को अलग अलग करना। जैसे आपका तारा शब्द है तो आपको हमने बताया कि आपका कमल शब्द है तो एक एक वर्ण से जुड़कर एक शब्द बना कमल। उसी प्रकार से आपका जैसे तारा शब्द है तो आप यह भी जानते हैं, आपको पिछले पाठों में मैं बता चुकी हूँ कि स्वर स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन स्वर पर आश्रित होते हैं। तो आपका तारा शब्द है तो त प्लस आ प्लस र प्लस आ, तो इन वर्णों को एक एक वर्णों को जोड़कर शब्द बना तारा। तो आप यह समझ लिए कि विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना। वर्ण विच्छेद का अर्थ हुआ वर्णों को अलग अलग करना। वर्णों को जब एक एक वर्णों को हम जोड़कर मिलाते हैं तो हम एक शब्द का निर्माण करते हैं और जब उसी शब्द को हम विच्छेद के माध्यम से अलग अलग वर्णों को अलग अलग लिखते हैं तो वह होता है वर्ण विच्छेद। तो यहाँ पे देखिए, आपके पाठ में आपका शब्द दिया हुआ है कमल। अब कमल शब्द का जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो अभी आपको हमने बताया कि स्वर स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन स्वर पर आश्रित होते हैं। तो कमल शब्द में जो आपका क शब्द है उसके साथ स्वर भी जुड़ा हुआ है। क प्लस अ प्लस म शब्द के साथ भी आपका अ स्वर जुड़ा हुआ है। म प्लस अ प्लस ल प्लस अ, तो क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ। इतने वर्णों को जोड़ने के बाद आपका शब्द बना
कमल। ऐसे ही आपका शब्द है किताब। अब आपका जो क वर्ण है उसके साथ आपकी ई जुड़ी हुई है, छोटी ई जुड़ी हुई है। ई आप जानते हैं कि स्वर है और क आपका व्यंजन है, तो व्यंजन स्वर पर आश्रित होते हैं, इसलिए क प्लस ई प्लस त प्लस आ प्लस ब प्लस अ, किताब। गुलाब। अब आपके ग वर्ण के साथ जो ग वर्ण आपका व्यंजन वर्ण है उसके साथ उ स्वर जुड़ा हुआ है, तब वह शब्द पूरा हुआ गु। ग प्लस उ प्लस ल प्लस आ प्लस ब प्लस अ, तो आपका शब्द बना गुलाब। तो इस प्रकार से बच्चों हम एक एक वर्णों को जोड़कर शब्दों का निर्माण करते हैं और कहीं कहीं हम उन शब्दों को वर्ण विच्छेद के माध्यम से अलग भी करते हैं। आगे देखिए, आपके पाठ में दिया हुआ है कि वर्ण विच्छेद करते समय ध्यान रखने योग्य कुछ बातें। इसमें कुछ शब्द जैसे आपका शब्दों में आने वाली मात्राओं को स्वतंत्र स्वर वर्ण के रूप में लिखें। बच्चों, यह भी आप जानते हैं कि हमेशा जो हमारी हिंदी भाषा है या कोई भी अन्य भाषा है तो उसमें विद्वानों द्वारा हमेशा परिवर्तन होता रहता है। हमेशा उसे कभी लेखन के माध्यम से उसे परिवर्तित किया जाता है, कभी उच्चारण के माध्यम से उसे परिवर्तित किया जाता है। तो इस प्रकार हमारी भाषा में समय और काल के अनुसार उसमें परिवर्तन होता रहता है। इस समय हमारा जो काल चल रहा है आधुनिक काल। आधुनिक काल, उसमें भी आपका आधुनिक काल में बहुत ही अधिक हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो आगे बढ़ चुकी है और आज हम कंप्यूटर के युग में जी रहे हैं। कंप्यूटर के युग में आज हम हमारे हर कार्य कंप्यूटर के माध्यम से होते हैं। हमारा जो लेखन कार्य है वह भी कंप्यूटर करता है। हम उससे पढ़ने का कार्य करते हैं, उससे लिखने का काम करते हैं। तो इस कंप्यूटर के युग में जो हमारे लेखन का तरीका है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लिखते हैं, स्वयं से लिखते हैं तो आसानी से कर लेते हैं, लेकिन वही कार्य जब हम उसी लेखन को कंप्यूटर के माध्यम से करते हैं तो कहीं कहीं हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसको देखते हुए विद्वानों द्वारा काफ़ी उसमें सुधार किए गए हैं। तो आपका पहला पॉइंट है कि शब्दों में आने वाली मात्राओं को स्वतंत्र स्वर वर्ण के रूप में लिखें। अब यहाँ पे उदाहरण दिया गया है दुकान। अब दुकान शब्द में जैसे अभी हम आपको ऊपर बताए थे गुलाब, ग के साथ छोटा ऊ जुड़ा हुआ है। तो आप यह भी जानते हैं कि आपके जो स्वर हैं उनकी मात्राएं भी होती हैं। जो हम स्वर और व्यंजन पढ़ते हैं उन स्वरों की मात्राएं होती हैं और कहीं कहीं उन मात्राओं के माध्यम से हम लेखन का कार्य करते हैं और कहीं कहीं उन मात्राओं को ही वहाँ पे हमें दिखाना होता है। तो दुकान शब्द में जो आपका छोटा ऊ लगा हुआ है, तो यहाँ कहने का अर्थ यह समझाया गया है कि हम उस छोटा ऊ को न लगाकर वहाँ पे हम छोटा ऊ लिखेंगे। द प्लस ऊ प्लस क प्लस आ प्लस न प्लस अ। इस प्रकार इन वर्णों से मिलकर हमारा शब्द पूरा होगा दुकान। अगला पॉइंट आपका दिया हुआ है सभी व्यंजन वर्णों के नीचे हल चिन्ह अवश्य लगाएं। अभी आपको मैं प्रारंभ में ही बताई हूँ कि स्वर जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन स्वर पर आश्रित होते हैं। तो जब हम वर्णों का विच्छेद करते हैं तो जैसे आपका क वर्ण है तो क वर्ण आपका अगर उसके साथ अ वर्ण अ स्वर जो कि वर्ण के रूप में माना जाएगा वह आपके साथ उसके साथ ना जुड़े तो पूरा आपका क वर्ण
परिपूर्ण नहीं होगा। तो जब हम उसे अलग करते हैं वर्णों से, तो क के नीचे हलंत लगाएंगे, क्योंकि वो क्या है, व्यंजन है, और व्यंजन स्वर पर आश्रित होते हैं। फिर मान लीजिए यहाँ पर शब्द दिया हुआ है किनारा, तो जब क से हमने छोटी ई को अलग किया तो क अपने में अपूर्ण हो गया, उसके साथ स्वर जुड़ा नहीं है, इसलिए क के नीचे हम क्या करेंगे, हलंत लगाएंगे। तो क प्लस ई के नीचे हलंत नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि स्वर स्वतंत्र होते हैं। न प्लस आ प्लस र प्लस आ। तो इस पॉइंट में यही बात कही गई है कि जहाँ भी आपके व्यंजन वर्ण आएंगे उसके नीचे आप हलंत लगाएंगे, और जो स्वर होंगे वो अपने में स्वतंत्र होने के कारण उसी रूप में लिखे जाएंगे। अगला पॉइंट आपका है, संयुक्त व्यंजनों के अधूरे व्यंजन वर्णों को पूर्ण स्वतंत्र व्यंजन के रूप में लिखें। जैसे आपका शब्द दिया हुआ है पक्का, प, जो आपका प वर्ण है उसके साथ आपका अ वर्ण भी जुड़ा हुआ है। जब तक उसमें अ वर्ण नहीं जुड़ेगा तब तक वह क्या होगा, अपूर्ण होगा। तो प प्लस अ प्लस क प्लस आ। तो जो आपका क वर्ण है, जो कि आपने एक अधूरे वर्ण के रूप में लिखा है, तो उस वर्ण को उसके नीचे हम क्या करेंगे, हलंत लगाएंगे। ऐसे ही आपका शब्द है दफ्तर, मिट्टी, गन्ना। तो ये आपके क्या हैं, संयुक्त व्यंजन हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, पिछले पाठ में पढ़ाते समय भी मैं आपको बताई थी कि कुछ संयुक्त व्यंजन ऐसे होते हैं जो दो शब्दों के योग से बनते हैं। तो शब्दों के योग से बनने के कारण उन्हें संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत रखा गया है। अभी इसी पाठ में हम आगे उसका अध्ययन करेंगे। फिर भी एक बार मैं उन शब्दों को कह देना चाहती हूँ, छ, त्र, ज्ञ और स्र। कुछ संयुक्त व्यंजन ऐसे हैं जो एक ही वर्ण बार बार दोहराए जाते हैं, उन्हें द्वित्व संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। जैसे आपका जो क वर्ण है, जो आपका पक्का शब्द है या गन्ना शब्द है, उसमें न वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, लेकिन एक स्वर सहित है और एक स्वर से रहित है। तो ऐसे संयुक्त व्यंजनों के अधूरे व्यंजन वर्णों को जो स्वर से रहित है, उन्हें हम क्या करेंगे, स्वतंत्र व्यंजन के रूप में लिखने का कार्य करेंगे। बच्चों, यह जो इस पाठ में बताया जा रहा है, यह क्या है, हमारी जो लेखन में सुधार होता है उसके विषय में हम हमेशा पढ़ते रहते हैं और उसमें अक्सर सुधार होता रहता है। बच्चों, अगला पॉइंट है र व्यंजन। र व्यंजन के संयुक्त रूपों को रेफ तथा पदेन के स्वतंत्र व्यंजन र के रूप में लिखें। हम जिन र के कई रूप होते हैं, र वर्ण के कई रूप होते हैं। जैसे आपका यहाँ पे शब्द दिया हुआ है क्रम, सर्प, या सर्प की तरह आप मान लीजिए शब्द आशीर्वाद। तो सर्प या आशीर्वाद शब्द का जो र वर्ण है उसे हम रेफ र के रूप में जानते हैं। और जैसे क्रम है, प्रकार है, ऐसे शब्दों को हम पदेन र के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे क्रम को जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो क प्लस र प्लस अ प्लस म प्लस अ। तो जो आपका क्रम शब्द क में लगा हुआ है, क वर्ण के साथ जो र रूप लगा हुआ है, यह पदेन रूप है। और पदेन र को हम यहाँ पे यह कहा गया है कि उसे एक स्वतंत्र व्यंजन र के रूप में लिखेंगे। और आप जानते हैं कि जब हम किसी व्यंजन को लिखते हैं तो उसके नीचे हलन अवश्य लगाते हैं। अगला आपका पॉइंट है अनुस्वार युक्त व्यंजनों का
वर्ण विच्छेद करते समय अनुस्वार को बिंदु से न लिखें, बल्कि उसके लिए अनुस्वार शब्द ही लिख दें। जैसे आपका गंगा शब्द है, तो गंगा शब्द में ग के ऊपर अंग की मात्रा जो लगी हुई है, उसे ये आपकी परिवर्तित वर्तनी के रूप में बताया जा रहा है कि हम उसे बिंदु के रूप में न लगाकर जहाँ पे हमें बिंदु का प्रयोग करना है उसकी जगह पे हम लिखेंगे अनुस्वार। ग प्लस अ प्लस अनुस्वार प्लस ग प्लस आ। तो ये आपका हो गया अनुस्वार। कहने का अर्थ यह है कि जहाँ भी हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे वहाँ पे अंग का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला आपका पॉइंट दिया हुआ है कि अनुनासिक स्वरों को अनुनासिक के चिन्ह के साथ लिखें, जैसे गाँव। बच्चों, आप जानते हैं कि अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, ये सारे आपके हमारे हिंदी भाषा में जहाँ उनका प्रयोग करना होता है उसी के अनुसार हम उसका प्रयोग करते हैं। जैसे हम अनुस्वार स्वर को बिंदु के रूप में दिखाते हैं, अंग की मात्रा के रूप में उसे दिखाने का काम करते हैं। जो हमारे व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण किया गया है उसके जो पंचमाक्षर होते हैं उन्हें हम अनुस्वार के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे आपका क, च, ट, त, प, ये आपका जो वर्णों का व्यंजन वर्णों का को एक वर्गों में 5 वर्गों में जो रखा गया है, उन 5 वर्गों का जो पंचमाक्षर होता है, जैसे आपका क वर्ण है, क वर्ग है, तो क वर्ग का पंचमाक्षर क्या होगा? अंग। च वर्ग है तो च वर्ग का पंचमाक्षर क्या होगा? य। तो जो आपका य वर्ण है उसे हम अनुस्वार के रूप में, अंग के रूप में प्रयोग करते हैं। और अगला जो आपका है अनुनासिक, तो अनुनासिक स्वरों को अनुनासिक के चिन्ह के साथ लिखें। जैसे आपका गांव शब्द है, तो गांव शब्द पे बच्चों आप उसे कहते हैं चंद्रबिंदु, चंद्रबिंदु के नाम से भी आप जानते हैं। तो गांव शब्द में जो चंद्रबिंदु लगा हुआ है तो उसे वर्तनी के सुधार के लिए यहाँ पर कहा गया है कि उसे हम अनुनासिक चिन्ह के साथ ही लिखेंगे। जैसे ग प्लस आ प्लस व प्लस अ, तो आपका शब्द हो गया गांव। तो ये आपका था वर्ण विच्छेद, वर्णों को लिखने की विधि। बच्चों, यहाँ पे आपके पाठ में नहीं दिया है, फिर भी मैं आपको बताना चाहती हूँ जो अभी आपको मैं बताई कि हमेशा हमारे जो विद्वान हैं वो हमारे हिंदी भाषा में सुधार करते हैं। और आज जो हम कंप्यूटर के युग में जी रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ कि पहले अ किस तरह से लिखा जाता था और अब अ लिखने का तरीका परिवर्तित हो गया है। पहले री अलग तरीके से लिखा जाता था, अब री लिखने का तरीका अलग हो गया है। अब हम ख जैसा लिखते हैं, पहले दूसरे तरह से लिखा जाता था। आपका इन वर्णों को लिखने का तरीका बदल गया है। अब आप जिस तरह से झ लिखते हैं, पहले झ किस तरह से लिखा जाता था। तो यहाँ पे उन शब्दों को मैं लिखकर आपको दिखा रही हूँ। पहले ड़ अब किस तरह से लिखा जाता है, पहले कैसा लिखा जाता था। पहले ल कैसा लिखा जाता था, अब कैसा लिखा जाता है। तो यह जो आपका लेखन है, इसके माध्यम से मैं आपको बस ये दिखाना चाहती हूँ कि हमारी जो वर्तनी है, हमारे जो लेखन की प्रक्रिया है हिंदी भाषा की, वह विद्वानों द्वारा हमेशा समय के अनुसार परिवर्तित होती रहती है, उसमें सुधार होता रहता है। और इसी प्रकार से आज जो हम कंप्यूटर के युग में जी रहे हैं, तो कंप्यूटर की सुविधा के लिए उसमें लिखने का जो तरीका है, उसकी वजह से भी हमारी हिंदी भाषा परिवर्तित हो रही है। आगे देखिए संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन अभी मैं आपको बता रही थी कि छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये आपके वर्ण विच्छेद
इसमें कहा गया है कि संयुक्त व्यंजन छ, त्र तथा ज्ञ का वर्ण विच्छेद उन्हीं वर्णों के रूप में करें जिनसे इनकी रचना हुई है। कहने का मतलब यह है कि जैसे आपका जो मान लीजिए छ वर्ण है, तो छ वर्ण को पिछले पाठ में भी मैं आपको बताई थी कि क प्लस स इन दोनों के योग से हमारा शब्द बना है छ। तो जब हम इसे लिखेंगे, कहीं पे ये शब्द आता है, जैसे आपका शब्द आया है रक्षा, तो र प्लस अ प्लस क प्लस श प्लस आ, तब यह आपका शब्द पूरा हुआ रक्षा। वैसे ही आपका जो त्र वर्ण है, तो जो त्र संयुक्त व्यंजन है वह त प्लस र के योग से बना है। तो यहाँ पे आपका शब्द आया यात्रा, तो य प्लस आ प्लस त प्लस र प्लस आ, तब आपका शब्द पूरा हुआ यात्रा। तो यहाँ पे यही बात कही गई है कि अगर कोई संयुक्त व्यंजन का वर्ण आता है तो उसका विच्छेद हम उसी रूप में करेंगे जिन वर्णों के योग से उनकी रचना हुई है। आगे आपका है कि विसर्ग युक्त शब्दों के वर्ण विच्छेद में विसर्ग के चिन्ह से न लिखकर विसर्ग शब्द से लिखें। अब जैसे आपका शब्द है स्वतः, तो स्वतः में स प्लस व प्लस अ प्लस त प्लस अ प्लस विसर्ग, मतलब कहने का अर्थ यह है कि जो हम विसर्ग का चिन्ह प्रयोग करते हैं उस चिन्ह का प्रयोग न करके, जैसे आप शब्द देख रहे हैं स्वतः, स्वतः में त के बाद जो चिन्ह लगा हुआ है, दो बिंदु लगे हुए हैं, वो किसके बिंदु हैं? विसर्ग के। तो यहाँ पर कहा गया है कि जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे, ऐसे तो हम शब्द लिखेंगे तो स्वतः ही लिखेंगे, विसर्ग का उच्चारण आप जानते हैं कि ह के रूप में होता है। तो वहाँ पे हम जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो वहाँ पे विसर्ग का चिन्ह न लगाकर उस चिन्ह को, जिसको हम विसर्ग कहते हैं, तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे? विसर्ग। जैसे आपका शब्द है गति, तो गति में हम उच्चारण कर रहे हैं तो ह का उच्चारण आ रहा है, वहाँ पे हमने विसर्ग का चिन्ह भी लगाया है। लेकिन जब उसको हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो लिखेंगे ग प्लस अ प्लस त प्लस ई प्लस विसर्ग। तो बच्चों, आपको मैं ऐसा मुझे महसूस होता है कि शायद आप इसे समझने की कोशिश करेंगे, और यदि नहीं समझ में आएगा तो फिर हम अगली कक्षाओं में इसे समझने का प्रयास करेंगे। आगे आपके कुछ वर्ण विच्छेद से संबंधित शब्द दिए हुए हैं। जैसे आपका अंगीठी, अंगीठी शब्द है, उसमें आपको अभी हम लोग पढ़ते समय कि जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, तो अभी हम लोग चंद्रबिंदु के रूप में गांव शब्द को पढ़े थे। उसी प्रकार से यहाँ पे अंगीठी लिखा हुआ है, तो अ के साथ चंद्रबिंदु लगा हुआ अ प्लस ग प्लस ई प्लस थ प्लस ई, तो आपका शब्द बना अंगीठी। ऐसे ही आपका शब्द है अंचल। अंचल में हमने अभी इसके पहले हमने पढ़ा कि जहाँ भी हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पे वर्ण विच्छेद करते समय हम वहाँ पे अनुस्वार शब्द को, अनुस्वार बिंदु न लगाकर वहाँ पे हम वर्ण विच्छेद करते समय अनुस्वार ही लिखेंगे। तो अ प्लस अनुस्वार प्लस च प्लस अ प्लस ल प्लस अ, तो ये आपका शब्द हो गया अंचल। ऐसे ही आपका शब्द है आँख। आँख शब्द में आपका चंद्रबिंदु लगाकर आ प्लस ख प्लस अ, आँख। आधी, आधी में भी वर्ण विच्छेद करते समय आ प्लस ध प्लस ई, आधी, तो ये आपका हो गया वर्ण विच्छेद। ऐसे ही बहुत सारे वर्ण विच्छेद के उदाहरण आपकी किताब में दिए हुए हैं। आगे देखते हैं ईश्वर। ईश्वर शब्द में ई प्लस
श प्लस व प्लस अ प्लस र प्लस अ। उंगली उ प्लस ग प्लस ल प्लस ई। तो अभी जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि हम इस प्रकार से वर्णों का विच्छेद करते हैं, और जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो हम इन बातों का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आपका शब्द है उज्ज्वल। उ प्लस ज प्लस व प्लस अ प्लस ल प्लस अ। तो ये आपका क्या हो गया? उज्ज्वल। ऋण, री आपका स्वर है, वो उसी रूप में लिखा जाएगा, री प्लस ड़ प्लस अ, ऋण। फिर यहाँ पे आपका शब्द आया प्रातः। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि विसर्ग को जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो विसर्ग से युक्त जो शब्द होंगे उन्हें हम उनका चिन्ह न लिखकर उसे विसर्ग के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे प्रातः शब्द है, तो प प्लस र प्लस आ प्लस त प्लस अ प्लस विसर्ग। तो ये आपका वर्ण विच्छेद हुआ प्रातः। अगला आपका शब्द है ओखली। तो उसे हम उसी रूप में विच्छेद करेंगे, ओ प्लस ख प्लस अ प्लस ल प्लस ई, ओखली। फिर हमने र के कई रूपों को पढ़ा था, रेफ वाला र, पदेन र। तो यहाँ पे आपका शब्द दिया हुआ है क्रोध। तो क प्लस र प्लस ओ प्लस ध प्लस अ। तो आपका क्या हुआ? क्रोध। आगे देखते हैं खंजर। यहाँ पे भी आपका अनुस्वार लगा हुआ है, तो हम उसे अनुस्वार के रूप में लिखेंगे, ख प्लस अ प्लस अनुस्वार प्लस ज प्लस अ प्लस र प्लस अ, खंजर। खतरा, खतरा ख प्लस अ प्लस त प्लस अ प्लस र प्लस आ, खतरा। फिर यहाँ पे आपका शब्द आया गर्दन। अभी हम लोगों ने इसके विषय में पढ़ा था रेफ वाले र के रूप में, र के विभिन्न रूपों को पढ़ा गया था। तो उस प्रकार से गर्दन ग प्लस अ प्लस र प्लस द प्लस अ प्लस न प्लस अ, क्या हुआ? गर्दन। जिंदा, ज प्लस ई प्लस अनुस्वार प्लस द प्लस आ, जिंदा। फिर आपका शब्द आया झुग्गी। इसको हम लोगों ने संयुक्त व्यंजन के रूप में पढ़ा था कि जो आपके संयुक्त व्यंजन वाले वर्ण हैं उन्हें जो स्वर से रहित हैं उन्हें हम पूरे व्यंजन वर्ण के रूप में लिखेंगे। तो झ प्लस उ प्लस ग प्लस ई। तो आपका शब्द हुआ झुग्गी। फिर आपका शब्द आया टक्कर। यहाँ भी आपका जो क वर्ण है एक स्वर सहित है और एक स्वर रहित है। तो ट प्लस अ प्लस क प्लस अ प्लस र प्लस अ। तो आपका शब्द आया टक्कर। आगे देखते हैं तारीख। त प्लस आ प्लस र प्लस ई प्लस ख प्लस अ, तारीख। अगला फिर आपका रेफ र के रूप में प्रयोग हुआ है दर्शक। द प्लस अ प्लस र प्लस श प्लस अ प्लस क प्लस अ, दर्शक। फिर यहाँ पे आपका बूंद, चंद्रबिंदु को आपने अभी पढ़ा था कि उसे उसी रूप में हम प्रयोग करते हैं, उसी रूप में लिखेंगे। तो ब प्लस ऊ प्लस द प्लस अ, बूंद। फिर अगला आपका शब्द आया मानचित्र। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि संयुक्त व्यंजन में जो संयुक्त व्यंजन वर्ण हैं उनका वर्ण विच्छेद करते समय उन वर्णों को हम उस रूप में लिखेंगे जिससे उनकी रचना हुई है। मानचित्र शब्द में म प्लस आ प्लस न प्लस अ प्लस च प्लस ई प्लस त प्लस र प्लस अ।
तो आपका शब्द बना मानचित्र। विच्छेद, विच्छेद शब्द में व प्लस ई प्लस च प्लस छ प्लस ए प्लस द प्लस अ, विच्छेद। फिर आपका शब्द आया शिक्षा। शिक्षा शब्द में जो आपका छ वर्ण है उसकी रचना किन दो शब्दों से हुई है? क प्लस श। तो यहाँ पे स प्लस ई प्लस क प्लस श प्लस आ, तो आपका शब्द हुआ शिक्षा। तो इस प्रकार हम वर्णों का विच्छेद करते हैं। तो बच्चों, आपने इस पाठ में यह जाना कि वर्णों का विच्छेद हम किस प्रकार से करते हैं, वर्ण क्या होते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, विच्छेद किसे कहते हैं, वर्णों का विच्छेद हम किस प्रकार से करते हैं और शब्दों की रचना किस प्रकार से करते हैं, उन शब्दों को फिर हम किस प्रकार से अलग करते हैं, उसको अलग करने की क्रिया क्या है, उसके नियम क्या हैं, इनके विषय में हम जानें। तो बच्चों, आइए हम अभ्यास की ओर चलते हैं। आपके पाठ में पहला प्रश्न दिया हुआ है, दिए गए शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए। इसमें आपका पहला वर्ण है अन्याय। आपको हमने वर्णों के विच्छेद की प्रक्रिया आपको समझाई है। आपको एक उदाहरण बता रही हूँ। आगे के शब्दों को मैं प्रयास करूँगी। मैं यह जानना चाहूँगी कि शायद आपको समझ में आ गया हो और आप उसे स्वयं अभ्यास प्रश्न के रूप में पूरा करने की कोशिश करें। तो पहला आपका शब्द है अन्याय। अ प्लस न प्लस य प्लस आ प्लस य प्लस अ, तो आपका शब्द हुआ अन्याय। अगला आपका शब्द है खतरा। ख प्लस अ प्लस त प्लस अ प्लस र प्लस आ, खतरा। तो इस प्रकार आप इन शब्दों को वर्ण विच्छेद करेंगे और उनके विषय में जानने का प्रयास करेंगे। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्णों को मिलाकर शब्द लिखिए। यहाँ पे आपके शब्दों का वर्ण विच्छेद किया हुआ है और आपको उसे पढ़कर समझना है कि यह कौन सा शब्द है। तो उसमें आपका पहला शब्द है क प्लस उ प्लस त प्लस त प्लस आ, ये आपका शब्द हुआ कुत्ता। इसी प्रकार से यहाँ पे वर्णों का विच्छेद किया हुआ है और उन्हें आप शब्दों के रूप में यहाँ पर लिखने का प्रयास करेंगे। अगला आपका शब्द क्वेश्चन है, शब्दों और उनके वर्ण विच्छेदों का मिलान कीजिए। बच्चों, यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं और यहाँ पे वर्ण विच्छेद किया गया है और उसे आपको एक दूसरे से मिलाना है कि किस शब्द का क्या सही उत्तर है। तो मैं आपसे अपेक्षा करती हूँ कि आप इसे पूरा करेंगे। जैसे आपका शब्द है कोल्हू। कोल्हू शब्द का सही उत्तर है आपका जो ढ वर्ण लिखा हुआ है, क प्लस ओ प्लस ल प्लस ह प्लस उ, कोल्हू। तो आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे आपका शब्द दिया हुआ है उल्लू। उल्लू शब्द का सही उत्तर है ज। जैसे आपका शब्द दिया हुआ है उल्लू, उल्लू शब्द में जो आपका ज वर्ण के सामने दिया हुआ है उ प्लस ल प्लस उ, उल्लू। तो ये आपका शब्दों को उनके वर्ण विच्छेदों से मिलान करना है। आप इसे करने का पुनः प्रयास करेंगे। दिए गए वर्ण विच्छेद से बने मानक शब्द पर निशान लगाइए। बच्चों, इसे भी आप कर सकते हैं। जिस प्रकार से मैं पाठ को बताई हूँ और समझाई हूँ, उसके आधार पर जो आपका यहाँ पे वर्ण विच्छेद दिया हुआ है उसका सही रूप क्या है, सही शब्द क्या है। जैसे आपका जो पहला शब्द दिया हुआ है स प्लस व प्लस अ प्लस त प्लस अ प्लस अनुस्वार प्लस
त प्लस र प्लस अ, तो इसका सही शब्द क्या होगा? स्वतंत्र। इसी प्रकार से जो आगे आपके वर्ण विच्छेद किए हुए हैं उसका सही शब्द आप स्वयं खोजने का और उसे पूरा करने की कोशिश करिएगा। इस प्रकार हमारा यह वर्ण विच्छेद का पाठ पूरा हुआ और आप इसे पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।